नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ और ये मतदान 2019 के मुकाबले करीब 5 से 9% कम हुआ, जिससे ये तय हो गया कि यूपी में कोई किसी की लहर नहीं है, ना मोदी लहर है, ना बीजेपी की लहर है, ना किसी अन्य दल की लहर है। यही वजह रही कि मतदान में इतनी गिरावट देखी गई, क्योंकि गर्मी तो 2019 में भी प्रचंड थी, सूरज की तपिश 2019 में भी थी और 2024 में भी है, लेकिन तब मतदान बहुत ज़्यादा हुआ था। 2014 में बहुत मतदान ज़्यादा हुआ था, लेकिन 2024 के आंकड़े बहुत कुछ बदलने वाले हैं। यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और मायावती की बीएसपी पहले चरण में किंग मेकर की भूमिका में नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह मायावती ने यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जिसके चलते जो 8 सीटें हैं पश्चिमी यूपी की जहां मतदान हो चुका है, जिनमें कैराना हो, सहारनपुर हो, नगीना हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, रामपुर हो या फिर मुरादाबाद हो, ये वो सब सीट हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, दलितों की आबादी भी ठीक ठाक है और कुछ सीटों पर जाट और छत्री भी हैं। और जिस तरह राजपूत समाज बीजेपी से नाराज़ चल रहा है, उससे ये लग रहा है कि काफ़ी वोट बैंक बीएसपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, मायावती की पार्टी बसपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। और यही वजह है कि फिर चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, दलित वोट बैंक हो या अन्य जाति का वोट बैंक हो, सब में मायावती की पार्टी ने सेंधमारी की है। और यही वजह है जिसके चलते बीजेपी कहें या सपा कहें या कांग्रेस, इन सब के माथे पर टेंशन की लकीर खिंच गई है। वो इसलिए क्योंकि बीएसपी ने सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है, जिसके चलते वोटों का बंटवारा बिल्कुल तय है और जिस तरफ वोट ज़्यादा बटेंगे उस तरफ उस पार्टी को नुकसान होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने अब अपनी रणनीति को बदलना शुरू कर दिया है और अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए और आक्रामक ढंग से चुनाव प्रचार कर रही है। जो पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे थे, उनकी रैलियों में अब आने वाले वक्त में और इजाफा किया जाएगा, उनका और धुआंधार प्रचार किया जाएगा। क्योंकि मायावती ने जिस तरह यूपी में 80 सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग का जो दांव चला है, जिस तरह हर लोकसभा सीट की आबादी को देखकर प्रत्याशी को उतारा है, उससे अन्य पार्टियों में खलबली मच गई है। हर कोई यही सोच रहा है कि मायावती के हाथी से कैसे पार पाया जाए। यही वजह थी कि इससे पहले सपा कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस की सहयोगी हैं, यूपी में मायावती से गठबंधन करने के लिए परेशान थी। उनको लग रहा था कि अगर मायावती उनके साथ आ जाती तो ये जो वोटों में बिखराव है और वोटों में जो बंटवारा हो रहा है ये ना होता और मायावती का जितना भी कोर वोट बैंक है वो सब इंडिया अलायंस में शिफ्ट हो जाता। अब इसका फ़ायदा मायावती को मिलता या नहीं वो तो बात की बात होती, लेकिन इसका फ़ायदा इंडिया अलायंस को ज़रूर मिल जाता। और शायद यही वजह थी कि मायावती ने इंडिया अलायंस से गठबंधन नहीं किया और उन्होंने अकेले 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो पहले चरण में हाथी सब पर भारी पड़ा है, ये बात मान लीजिए। अब इसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहे या ना कहे, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो अंदरूनी सूत्रों से पता चल रहा है, वो ये कि इन 8 सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी, दलित आबादी, अल्पसंख्यक आबादी, क्षत्रिय आबादी और राजपूत आबादी है, वहां मायावती का फॉर्मूला एकदम फिट बैठा है, सटीक बैठा है और तीर एकदम निशाने पर लगा है। यही वजह है कि कम वोटिंग से सियासी दल खड़बड़ा गए हैं, ख़ास तौर से बीजेपी, और यही हाल इंडिया अलायंस का भी है, सपा और कांग्रेस का भी है। तो ये जो मतदान में कमी आई है, ये क्या सूरज की तपिश की वजह से कमी आई है? क्या गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकले, या फिर सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा था इसलिए बाहर नहीं निकले? ये सोचने वाली बात है। भले ही इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि गर्मी के चलते वोटर घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन ऐसा है नहीं। जब जब जनता सरकार से गुस्सा होती है तो इसी तरह वो अपना गुस्सा जाहिर करती है, क्योंकि जनता तो रैली करके और जनसभाएं करके अपनी आवाज़ उठाएगी नहीं। उसके पास तो एक ही हथियार है और वो है वोट।
या फिर वोट करके चोट करते हैं या फिर वोट नहीं करके चोट करते हैं। और वोट ना करने की चोट बहुत गंभीर होती है, क्योंकि 2014 में जब मोदी लहर थी तो चढ़ बढ़ कर मतदान हुआ, 2019 में मोदी लहर थी तो चढ़ बढ़ कर मतदान हुआ, लेकिन 2024 में ये ग्राफ डाउन हो गया। और यही वजह है कि विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि पहले चरण में ही बीजेपी का 400 पार वाला फॉर्मूला फेल हो गया, 400 पार वाली फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ्लॉप हो गई, यही वजह है। वहीं बीजेपी अभी तक इस पर खुलकर नहीं बोली। सहारनपुर की बात करें तो जो बीजेपी प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल, इनकी हार होगी या जीत ये तय करेगी हाथी की चाल। बसपा ने यहाँ से माजिद अली को प्रत्याशी बनाया है और वहाँ मुस्लिम वोट बैंक में ज़बरदस्त सेंधमारी हुई है। तो सहारनपुर में बीजेपी का परचम लहराएगा या हाथी कमल पर भारी पड़ेगा या हाथी साइकिल पंचर कर देगा, ये देखने वाली बात होगी। 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। वहीं कैराना में जिस तरह चंद्रशेखर चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन्होंने भी वहाँ पर एकदम माहौल टाइट कर रखा है। नगीना में पहले मुकाबला त्रिकोणीय था, बीएसपी थी, सपा थी और बीजेपी थी, लेकिन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की एंट्री से वहाँ मुकाबला चौतरफा हो गया है। तो वहाँ भी वोटों का ज़बरदस्त बंटवारा हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से सेंध लगी है। अब इस सेंधमारी में किसके पास ज़्यादा वोट मिले वही नगीना का किंग बनेगा, वही वहाँ से सांसद चुना जाएगा। तो ऐसी कई सीटें हैं जहाँ इस बार वोटों में सेंधमारी ज़बरदस्त तरीके से हुई है। रामपुर और मुरादाबाद में सपा और बसपा की कड़ी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन वहाँ भी हाथी की चाल ही तय करेगा कि कमल खिलेगा, कि साइकिल दौड़ेगी या फिर दोनों पर हाथी भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मायावती के इस फैसले ने 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी। सबसे ज़्यादा नुकसान इस चुनाव में मायावती के 80 सीटों पर लड़ने से बीजेपी को होने वाला है और कई सीटों पर सपा और कांग्रेस को भी होने वाला है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी का, दरअसल यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ उसमें सहारनपुर में 5% कम मतदान हुआ, मुजफ्फरनगर में 9% कम मतदान हुआ, कैराना में 6% कम हुआ, बिजनौर में 8% कम हुआ, रामपुर में 8% मतदान कम हुआ और नगीना में करीब 4% मतदान कम हुआ। तो चुनावों में 1% मतदान भी बहुत अहमियत रखता है। 1% मतदान में भी 50 से 60 हज़ार वोटर होता है। तो जहाँ जहाँ 8 से 9% मतदान घटा है, जोरदार परफॉर्मेंस होने वाला है, तगड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है और बीएसपी कई सीटें निकाल सकती है। पिछली बार 10 सांसद जीते थे, तो इस बार हो सकता है कि ये आंकड़ा 25 से 30 तक भी पहुंच सकता है और कई प्रत्याशियों का खेल भी बिगाड़ सकता है। हाथी इस बार किस पर चढ़ाई करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर सीट पर हाथी है। तो हाथी कब किस पर बैठ जाएगा ये पता नहीं चलेगा और जिस पर बैठेगा वो दब जरूर जाएगा। तो दोस्तों, मायावती की इस रणनीति के आगे बीजेपी फेल हो गई या सपा फेल हो गई या कांग्रेस फेल हो गई। और मायावती की इस रणनीति का क्या इन पार्टियों के पास कोई जवाब है भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह पहले चरण में कम मतदान से सियासी दलों की टेंशन बढ़ी है, उसने ये बता दिया है कि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और जीत हार का फैसला तय करने में हाथी सबसे आगे रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।